जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि आर्थिक कारणों की वजह से दिन ब दिन रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट के ऊपर किस तरीके से असर पड़ रहा है। इवन आर्थिक कारणों की वजह से ही रशिया महत्वपूर्ण और बड़े मिलिट्री प्रोजेक्टों को भी एक के बाद एक कैंसिल करता जा रहा है। और ऐसे में खबर आ रहा है कि जो रशिया के दो महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, मतलब मिकोयान कॉर्पोरेशन और सुखोई व्यूरो, संभावित ये आने वाले समय में और अस्तित्व में ना रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया का ये जो दो महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट बनाने वाले कंपनी, इसके अस्तित्व के ऊपर क्या मुश्किलें आ रहा है और क्यों आने वाले समय में इन दोनों कंपनियों के अस्तित्व नहीं रहेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रशिया के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके वजह से किस तरीके से रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के ऊपर असर पड़ रहा है, ये सारा दुनिया जानता है। और अब ये असर बढ़ते बढ़ते इतना हद तक बढ़ चुका है कि अब रशिया का जो दो महत्वपूर्ण निर्माण कंपनी है, मतलब रशियन मिकोयान कॉर्पोरेशन और सुखोई व्यूरो, अब अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मर्ज करने जा रहा है। दोस्तों इवन इसके ऊपर जानकारी देते हुए रोस्टैक कॉर्पोरेशन के हेड शोर्गेस चैमिजोव की तरफ से भी बयान देते हुए कहा गया है कि इस तरीके के मर्ज के डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि एयरक्राफ्टों के कॉम्प्रिहेंसिवनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सके। जबकि उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि इससे एयरक्राफ्टों के डिजाइन के ऊपर या डिजाइन सेंटर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ही सिर्फ मर्ज किया जा रहा है। इवन दोस्तों ये जो डिसीजन लिया गया है ये खाली रशिया के एयरफोर्स को ताकतवर बनाने के लिए या एयरफोर्स के सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि सिविल एविएशन और डोमेस्टिक सिविल एविएशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर एयरक्राफ्टों के भी फैसिलिटीज को मजबूत करने के लिए किया गया है। इससे यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और उसके साथ साथ मिकोयान कॉर्पोरेशन और सुखोई व्यूरो के अंदर जो पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन है उसे भी बढ़ाया जाना संभव हो पाएगा। साथ ही साथ कंपनियों के जो डेट है उसे भी कम करना संभव हो पाएगा। इसके अलावा नॉन प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसे भी ऑप्टिमाइज करते हुए कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन को आने वाले समय में सुधारना पॉसिबल होगा। दोस्तों इस डिसीजन के तहत तीनों कंपनियों को मर्ज करते हुए एक सिंगल लार्ज एंटिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसे लेके मार्च 16 के दिन एक मीटिंग भी हुआ और मीटिंग के तहत सिंगल एंटिटी के रूप में कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट बिल्डिंग सेंटर निर्माण करने का डिसीजन लिया गया है। जबकि दोस्तों इन तीनों कंपनियों के अलावा रशिया के अंदर कुछ अन्य एरोस्पेस कंपनी भी है, जिनमें टुपोलोव, इल्यूजन और इरकुट जैसे कंपनी शामिल है। और नया डिसीजन के तहत इन तीनों कंपनियों को भी नया कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट बिल्डिंग सेंटर के अंतर्गत लाया जाएगा। इस डिसीजन के बाद रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से अपने कर्मचारियों की भी संख्या को घटाया जाएगा, जबकि रोस्टैक कॉर्पोरेशन की तरफ से यह भी बताया गया है कि ये जो संख्या घटाया जाएगा ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट सेक्टर से ही घटाया जाएगा। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत करीबन 20,000 एम्प्लॉई है, जिनमें 15,000 ऐसे एम्प्लॉई है जो डिजाइन और इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, जबकि 5,000 एम्प्लॉई मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काम करते हैं। कुल मिला के रशिया के आर्थिक सिचुएशन अब इन कंपनियों को मर्ज करने के दिशा में आगे बढ़ा, जो लगभग बीते एक सदी के आसपास फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा था। दोस्तों अब चलिए वीडियो में हम कुछ अन्य अपडेटों के बारे में जानते हैं, जिनमें शामिल है अमेरिका की तरफ से अपग्रेड किया हुआ EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। जबकि इसके अलावा चाइना द्वारा किस तरीके से रशिया के द्वारा निर्मित डिस्ट्रॉयरों को अपग्रेड किया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा, और कैसे थेल्स कंपनी की तरफ से बनाया हुआ आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फ्लो सिस्टम अब इंडिया के साथ तालमेल मिलाते हुए आगे काम करेगा। तो दोस्तों अमेरिकी नेवी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए FA-18 एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाया हुआ EA-18G ग्राउलर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है। और अब अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, और अपग्रेडेशन के तहत अमेरिकी नेवी के पूरा ग्राउलर फ्लीट को ही मॉडर्नाइज किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में एयरक्राफ्टों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसे तो मजबूत किया जाएगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों में एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक का क्षमता को भी जोड़ा जाएगा। और दोस्तों इस अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकी नेवल एयर स्टेशन व्हिटबी आइलैंड में पिछले हफ्ते पहला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन किया गया। इवन इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को लेके यूएस नेवी के पैसिफिक फ्लीट के इलेक्ट्रॉनिक अटैक विंग के कमांडर के तरफ से भी बयान दिया गया है। उनके बयान के मुताबिक ग्राउलर इंडस्ट्रियल टीम एयरक्राफ्टों के कैपेसिटी को मजबूत करने की तरफ काम कर रहा है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फ्लीट एनहांसमेंट है इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, एनहांस डेटा लिंक और नेक्स्ट जनरेशन के जैमर पोर्ट को कैरी करने का कैपेबिलिटी इन एयरक्राफ्टों में जोड़ा जाएगा। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021 में दिया गया था, जबकि इसमें कई सारे नया सिस्टमों को जोड़ने का भी इरादा है, जिनमें ALQ-218 रिसीवर सिस्टम भी शामिल है, जो असल में एक तरीके का एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम है, जो दुश्मन के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी काम कर सकता
है। एडिशनल अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों के डेटा ट्रांसमिशन को भी रैपिड और ज्यादा सिक्योर बनाया जाएगा। साथ में एयरक्राफ्टों के अंदर जो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड है उसे भी मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। जबकि बोइंग कंपनी की तरफ से एयरक्राफ्टों के मजबूती को और ज्यादा करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के जैमर भी सप्लाई किया जाएगा, जो खाली एयरक्राफ्टों को दुश्मन से नहीं बचाएगा बल्कि एयरक्राफ्टों को इतना कैपेबिलिटी देगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक हमला भी कर सके। दोस्तों इवन आशा किया जा रहा है कि अमेरिकी नेवी के इन एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट आने वाले 5 सालों के अंदर खत्म हो जाएगा, जबकि अमेरिकी नेवी को फुल्ली अपग्रेडेड पहला एयरक्राफ्ट संभावित जून के महीने में मिले। दोस्तों अब चलिए जानते हैं चाइना के द्वारा अपग्रेड किया हुआ रशियन डिस्ट्रॉयर के बारे में। हाल ही में चाइना द्वारा रशिया से हासिल किया हुआ सॉवरेनिटी क्लास के डिस्ट्रॉयर को अपग्रेड किया गया। बेसिकली चाइना की तरफ से लगभग 2 दशक पहले रशिया से इन डिस्ट्रॉयरों को परचेज करना शुरू किया गया था और इन जहाजों में चाइनीज नेवी में इस्तेमाल होने वाले होंगजो जहाज को हाल ही में YJ-12 मिसाइलों से लैस किया गया। दोस्तों हाल ही में चाइनीज नेवी की तरफ से एक नेवल एक्सरसाइज के दरमियान ऐसे 2 जहाज मतलब होंगजो और निंगबो का इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके अलावा इस एक्सरसाइज में टाइप 52D डिस्ट्रॉयर और टाइप 54A डिस्ट्रॉयर भी शामिल था। दोस्तों चाइना द्वारा होंगजो जहाज के मॉडर्नाइजेशन को 2015 में शुरू किया गया था और 2019 में संभावित इसका मॉडर्नाइजेशन समाप्त हुआ और इस दरमियान इन जहाजों में 8 YJ-12 एंटीशिप मिसाइलों को लगाया गया है, जो कि पुराने रशियन मेड एंटीशिप मिसाइलों को तो रिप्लेस किया ही है, साथ में जहाजों में इस्तेमाल होने वाले सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी चाइना द्वारा रिप्लेस किया गया है और उसके जगह में चाइना के HQ-16 को लगाया गया है। और दोस्तों कहा जा रहा है कि कम से कम इन जहाजों में 32 HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल है। दोस्तों चाइना के YJ-12 मिसाइलों को लेके चाइनीज मीडिया में भी कई सारे दावे किया जाता है और कहा जाता है कि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, पर शायद ही ये भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जैसे इतना ताकतवर होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना द्वारा जिन जहाजों में अब इन मिसाइलों को लगाया गया है वो असल में सोवियत यूनियन में सर्व किए जाने वाले जहाज था, जो बाद में चाइना की तरफ से सोवियत यूनियन टूटने के बाद खरीदा गया था। दोस्तों अब चलिए वीडियो का सबसे आखिरी अपडेट मतलब थेल्स के द्वारा बनाया हुआ आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फोe सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हाल ही में थेल्स कंपनी की तरफ से एक नया आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फोe सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों ये सिस्टम असल में ई-स्कैन लाइटवेट TSA-6000 आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फोe मोड 5 इंटीग्रेटर है, जिसे फ्रांस के नेवी के FDI क्लास के फ्रिगेट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों अब इन सिस्टमों को लेके बताया जा रहा है कि ये इंडियन नेवी के जहाजों को एज ए फ्रेंड आइडेंटिफाई करेगा। दोस्तों एक फ्रेंड एंड फोe आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो दुश्मन के और दोस्त के जहाजों के अंदर अंतर करना जानता हो। और इवन थेल्स कंपनी की तरफ से ये भी बताया गया है कि नया डायमेंशन के हवाई खतरे को देखते हुए इस तरीके के नया इक्विपमेंट डेवलप किया गया है, जिसमें 4 100 डिग्री के कवरेज वाला फ्लैट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे एंटेना पैनल लगाया गया है और इन चारों पैनलों के सहारे ये 360 डिग्री में कवरेज कर सकता है, जबकि इसका डिटेक्शन रेंज करीबन 360 किलोमीटर तक है। दोस्तों थेल्स कंपनी की तरफ से इन सिस्टमों को फ्रेंच नेवी के बड़े और महत्वपूर्ण जहाजों में लगाने का बात भी कहा जा रहा है और ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फ्रांस के नेवी इंडियन ओशन के अंदर भी ऑपरेट कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में भारत और फ्रांस जब एक साथ मिलकर किसी मिशन को अंजाम देगा तो फ्रांस के नेवी के लिए भारत के जहाजों को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों सिस्टमों को लेकर कहा जा रहा है कि ये काफी हल्का वजन के सिस्टम है जो काफी ज्यादा इफेक्टिव और काफी ज्यादा जल्दी ये दुश्मन और दोस्त में अंतर करना जानता है, जिससे जहाज के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म और जहाज के हमला करने का कैपेबिलिटी भी काफी तेज हो जाएगा और दुश्मन के लिए छलावा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।